जी सर। और डर्टी पावर का सम्स हो गया क्या? डर्टी पावर का सम्स हो गया क्या? बताना एक बार जल्दी जल्दी, क्या क्या सम्स था? 64 का पावर में, ये तो पता है 4 होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड में ज़रूरी है, जो इजीली हो जाएगा तो इसको इजीली कर देंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये आप उससे कह रहे। फिर क्या था? 729 पावर 1/3, ये तो 9 होगा ना। फिर 1.3862 का पावर में 1/8, 1.3862 का पावर में 1.041665, ये आया है। ठीक है, वही 5 आ रहा है। फिर दूसरा क्या है? 1.95 टू द पावर 1/7, आ रहा है 1.100103, ठीक है। फिर 1/14, 14, 1.038139, फिर 1.925 टू द पावर 5/6, 1.725940, आ रहा है। देन 3/7, 1.312171, सॉरी हाँ 1.312171, ठीक है। आ रहा है, बस हो गया यहीं तक। ऑनलाइन क्लास आ रहा है क्या सब आप लोग का? हाँ सर। ओके, तो डर्टी पावर टैकल हो जाएगा एग्जाम में अगर आया गंदा पावर, ठीक है। सम्स जो दिए थे लास्ट क्लास, उस पे आते हैं पहले। आज रिक्शन रिटर्न स्टार्ट कर लेते हैं, लास्ट की हाफ एन आवर उस पर डिवोट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, रिक्स एंड रिटर्न। सर रिक्स एंड रिटर्न क्या होता है? रिटर्न सबको पता है, रिटर्न सबको पता है। मेरा स्टॉक का दाम था 100, ठीक है, हो गया 121। ये T0 में था, ये T1 में हो गया, ठीक है। T0 में था, T1 में हो गया।
स्टॉक प्राइस था 100 और ये हो गया 121, रिटर्न कितने का फील आ रहा है? 21%। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिटर्न। मैं ज़्यादा अननेसेसरी इस पे लेक्चर नहीं देने वाला। क्या सबको पता है सर, रिटर्न में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव रिटर्न कॉल्ड एज लॉस। ठीक है, तो अभी पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है 21। सर ये 21, ये 121 हो सकता है और 95 भी हो सकता है ना। दिस डिविएशन फ्रॉम ओरिजिनल शेयर प्राइस इज कॉल्ड वोलाटिलिटी। डिविएशन फ्रॉम ओरिजिनल, डिविएशन फ्रॉम दिख रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास बोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। जी सर। वोलाटिलिटी। ओके, डिविएशन फ्रॉम ओरिजिनल शेयर प्राइस इज कॉल्ड वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी में भी अप, वोलाटिलिटी में भी डाउन साइड ऑल्सो। ठीक है, दिस volatility is called risk. A rational person, I'm not telling every person, a rational person will love volatility or will hate volatility? Answer is hate volatility. Volatility means risk. रिस्क। सर शेयर प्राइस है, अप होगा डाउन होगा। शेयर प्राइस है, आज यहाँ है, आज यहाँ है, शेयर प्राइस अप डाउन होगा। अ रैशनल पर्सन विल लव दिस अप डाउन, या वो चाहेगा कि सर एकदम स्मूथ वे में मेरा 21% आ जाए। स्मूथ वे में ना, नॉट एवरी पर्सन, कुछ पर्सन, सम ऑफ द पर्सन लव रिस्क। रिस्क implies to volatility. some person love risk. क्यों? जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा, पता नहीं क्या 21% 25% में बदल जाए, इतना जिगरा है मेरे पास लेने का। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अदर पर्सन मे टेल कि सर मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे अपना 21% ही चाहिए, मुझे ज़्यादा लालच नहीं है। अ रैशनल पर्सन विल हेट रिस्क। दे वॉन्ट क्या रिटर्न कैसा हो, ऐसा रिटर्न कैसा हो, ऐसा ज़्यादा वेरिएशन नहीं आए रिटर्न में, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आए रिटर्न में, ज़्यादा रिस्क नहीं हो। तो रिस्क समझ में, सर रिटर्न समझ में आ रहा है सर। अप्रिशिएशन ऑफ द अमाउंट, अप्रिशिएशन ऑफ द अमाउंट और द डिप्रिशिएशन ऑफ द अमाउंट। मैं डिप्रिशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव सेंस में। डिप्रिशिएशन मतलब क्या, 100 का चीज़ 95 हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न, बट नेगेटिव रिटर्न लॉस मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीम केस है। नॉर्मली क्या, रिटर्न मीन्स पॉजिटिव रिटर्न। ठीक है, और रिस्क मीन्स क्या होता है सर? रिस्क मीन्स द वेरिएशन फ्रॉम ओरिजिनल रिटर्न, द वेरिएशन फ्रॉम ओरिजिनल रिटर्न। आज एक शेयर प्राइस है और आज एक शेयर प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, ये है रिटर्न, सॉरी, आज एक शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस है S0, आज का शेयर प्राइस 100, और उसका SD मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। लुक एट द वर्ड डिविएशन। डिविएशन मीन्स चेंजिंग फ्रॉम ओरिजिनल टू फाइनल डिविएशन, डिविएट कर रहा है। SD इज इक्वल्स टू क्या, सोचो 6, SD इज इक्वल्स टू 6, और रिटर्न आफ्टर 1 ईयर इज से 10%। रिटर्न आफ्टर 1 ईयर इज 10%. So what we expect the 100 rupees will become 110 after 1 year. Correct आ रहा है क्या? 100 will become 110 after 1 year. 100 will become 110 after 1 year. आ रहा है ना समझ में? बट उसका रिस्क है क्या, 6%. मतलब वो कितना का गड़बड़ी हो सकता है, 6% का.
कितना का गड़बड़ी हो सकता है? 6% का। वो क्या कर सकता है सर? वो यहाँ पे वो 6% अप हो सकता है, यहाँ पे वो 6% डाउन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड रिस्क, अपसाइड रिस्क एंड डाउनसाइड रिस्क। मेनी ऑथर्स टेल कि सर अपसाइड रिस्क तो रिस्क ही नहीं है, मज़ा है, 116 हो जाए तो मज़ा आ जाएगा ना, वो कहाँ का रिस्क है? बट ये अलग चैप्टर ही है। ऑथर ये बोल के रखा है सर रिस्क मतलब कि बोथ साइड रिस्क, अपसाइड रिस्क, आपका जो वेरिएशन है ओरिजिनल रिटर्न से, दिस इज कॉल्ड रिस्क। पढ़ते हैं रिटर्न। दो तरह का रिटर्न होता है सर, एक्स एंटी रिटर्न और एक्स पोस्ट रिटर्न। एक्स एंटी रिटर्न और एक्स पोस्ट, दिस इज थियरी, हाँ थियरी हो रहा है। दो तरह का रिटर्न है, एक्स एंटी रिटर्न और एक्स पोस्ट रिटर्न। एक्स एंटी रिटर्न मतलब सर इन्वेस्ट करने से पहले मैं रिटर्न निकाल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न। इन्वेस्ट करने से पहले मैं रिटर्न निकाल रहा हूँ कि क्या कितना रिटर्न प्रोजेक्ट में आएगा, इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्सपोस्ट रिटर्न मतलब कि सर इन्वेस्ट करने के बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ, T1 में, तो मेरा रिटर्न क्या आया है प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। एक्स एंटी रिटर्न टू फ्यूचर इवेंट। एक्स एंटी रिटर्न रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट, सर मैं फ्यूचर में क्या रिटर्न आने वाला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्स एंटी इज द प्रेडिक्शन ऑफ द रिटर्न दैट इन्वेस्टर कैन गेट फ्रॉम सिक्योरिटी और अ पोर्टफोलियो, है कि नहीं? रिटर्न को दो टाइप में, आपका थियोरी आपके बुक में दो टाइप में बांट के रखा है, एक एक्स एंटी रिटर्न और एक एक्सपोस्ट रिटर्न। मतलब क्या? एक्स एंटी रिटर्न मतलब फ्यूचर में रिटर्न क्या आने वाला है, मेरा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी कहाँ, T0 में या T1 में, T0 में या T1 में, T0 में अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है सर, एक्स पोस्ट रिटर्न मीन्स आफ्टर द इवेंट। लुक एट द वर्ड, फ्यूचर इवेंट या आफ्टर द इवेंट खत्म होने के बाद, कहाँ, T1 में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न, ठीक है। एक्सपोस्ट रिटर्न आर द रिटर्न दैट इन्वेस्टर ऑलरेडी गॉट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दैट इज हिस्टोरिकल रिटर्न। द वर्ड यूज्ड इज हिस्टोरिकल रिटर्न, है कि नहीं? रिटर्न विच वी हैव ऑलरेडी enjoyed, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर रिटर्न एंड टू टेक द राइट डिसीजन। ये तो कहानी है ना, कहानी है, ये याद करने का चीज़ है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर रिटर्न, फ्यूचर ट्रेंड प्राइस। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्शन ऑफ रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम इट्स ओवर द ईयर। मतलब कि क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन करके इसको एक्चुअल और प्रेडिक्शन में कंपेयर कर सकते हैं। कंपनीज कैन यूज हिस्टोरिकल डेटा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर अर्निंग्स। गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी यूज एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम द पास्ट डेटा। ऑल द लैंग्वेज हैज टेकन फ्रॉम योर बुक ओनली, ठीक है। तो ये आप सर आपको जो बुक में खोलेंगे, है क्या बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा एक्स रिटर्न और एंटी रिटर्न। तो सर आपको वर्ड्स तो आपको वहीं से पिक करना पड़ेगा टू राइट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। बट आपको एक्स रिटर्न सुनते ही फील क्या आना चाहिए सर, एक्स रिटर्न फील, एक्स एंटी रिटर्न फील होना चाहिए सर, रिटर्न बिफोर इन्वेस्टमेंट। और एक्स पोस्ट, लुक एट द वर्ड पोस्ट, बाद का रिटर्न। तो बात मतलब कि इन्वेस्ट करने के बाद का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटर्न। रिस्क, हम लोग जो रिस्क बोलते हैं, जो रिस्क मीन्स डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल, SD स्टैंडर्ड डिविएशन। बुक में कैटेगराइज किया है, रिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अ मार्केट रिस्क। सर होगा ही रिस्क मतलब गेमिंग कंपनी, इमेजिन अ कंपनी से एक कंपनी है जो वाई प्रोडक्ट बनाती है, एक कंपनी है जो फिनिश गुड्स क्या बनाती है, वाई, और उसको रॉ मटेरियल लगता है, सोचो जेड, रॉ मटेरियल लगता है जेड। इन दैट केस आप सोचो, गोल्ड का दाम गिर गया ना,
बजट में गोल्ड का दाम, लड़के लोग को सबसे पता रहता है गोल्ड का दाम गिर गया है हाँ गोल्ड का दाम गिर गया है। तो सर जो ज्वेलरी कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी, उन लोग के लिए तनिष्क और अदर जो रेप्यूटेड मालाबार या कोई भी ज्वेलरी कंपनी, उन लोग के लिए रॉ मटेरियल सस्ता हो गया या महंगा हो गया? उन लोग के लिए रॉ मटेरियल सस्ता हो गया या महंगा हो गया? सस्ता हो गया, सस्ता हो गया भाई। दे कैन, द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ द गोल्ड हैज़ बीन कट in this budget. They can procure gold at lower cost, है कि नहीं? तो उसके लिए रिस्क कम हो गया कि कम ज़्यादा हो गया? आंसर इज रिस्क कम हो गया ना, रिस्क कम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क और यू कैन कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, अगर सोचो गोल्ड बढ़ जाता, गोल्ड का दाम बढ़ जाता, ठीक है, गोल्ड का दाम बढ़ जाता, तो कॉस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स विल बिकम व्हाट, चीपर और हायर? कॉस्ट ऑफ द ज्वेलरी विल बिकम हायर ना। तो सेल क्या अफेक्टेड होता? आंसर इज यस, अफेक्टेड होता। तो क्या कंपनी उतनी अच्छी सेल कर पाती? नहीं कर पाती। इससे क्या शेयर प्राइस गिरता कि नहीं गिरता? आंसर इज गिरता। किसका गिरता? गोल्ड वाले का गिरता या पूरे मार्केट का, इकोनॉमी का गिरता? आंसर इज गोल्ड वाले का गिरता। अंडरस्टूड? आंसर इज गोल्ड वाले का गिरता। सर इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक गोल्ड वाले पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसको बोलते हैं क्या? अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो सेक्टर स्पेसिफिक है। अंडरस्टूड? सिस्टमैटिक रिस्क, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स रेट विल बी क्या? 50%। प्रेजेंटली कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है? 30%। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज व्हाट? 30%। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स रेट विल बी व्हाट? 50%। इससे कौन सा सेक्टर अफेक्टेड है? गोल्ड सेक्टर अफेक्टेड है, फार्मास्यूटिकल अफेक्टेड है, क्लोथिंग अफेक्टेड है, या पूरा का पूरा कंपनी अफेक्टेड है? पूरा का पूरा कंपनी अफेक्टेड है। अंडरस्टूड? इन दैट केस दिस इज कॉल्ड क्या? सिस्टमैटिक रिस्क, जिससे पूरा का पूरा इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े। अंडरस्टूड? पढ़ते हैं। इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ टोटल रिस्क। टोटल रिस्क बोला गया है, टोटल रिस्क इज इक्वल्स टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। इट रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ किसका? टोटल रिस्क विच एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर दैट अफेक्ट द मार्केट एज अ होल। पूरा मार्केट पे इफेक्ट करेगा, पूरा इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा। इट राइजेज आउट ऑफ इंटरनल और अनकंट्रोलेबल। सर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। आपका टैक्स रेट बढ़ेगा तो कोई ऐसा स्टेप्स या कोई ऐसा मेजर नहीं ले सकते कि हाँ टैक्स रेट कम हो जाए। गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो वो अनकंट्रोलेबल है। which are not specific of security or industry to which security belongs. Beta. Systematic risk refers to what? Beta. Systematic risk refers to what? Beta. अगर किसी को बोला है कि सर the beta of the company is 0.5. The beta of Reliance is 0.5. It means Reliance is affected by systematic risk by 0.5%. Understood? बीटा, सिस्टमैटिक रिस्क मीन्स बीटा, हम लोग आएंगे बाद में भी आएंगे बीटा पर, ठीक है। बीटा इज मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा अगर सुना तो क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क। इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन। सिस्टमैटिक रिस्क आर डिस्कस्ड एज बिलो। जैसे क्या? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या आता है? दीज रिस्क आर ट्रिगर्ड ड्यू टू सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इवेंट। कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट कर दिया जिसके वजह से पूरा इकोनॉमी हिल गया। इकोनॉमी हिल गया तो क्या? पूरा मार्केट डाउन। याद है इलेक्शन के पहले मार्केट क्या हुआ था? डाउन। अंडरस्टूड? दीज रिस्क अराइजेज ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, expectation of the investor, information flow, investor perception,
a consequence of the social, political and economic, for example change in government policy, change in tax rate by government. ठीक है. इंटरेस्ट रेट रिस्क, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बढ़ सकता है ना, रिपो रेट बढ़ गया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोन, जो बैंक लोन दे रही है वो सस्ता हो गया कि महंगा हो गया? महंगा हो गया ना. महंगा हो गया तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट करेगा. तो इसको कहाँ से, ये क्या स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है या पूरा कंपनी एज अ होल? कंपनी एज अ होल. तो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रिस्क. परचेजिंग पावर रिस्क, इन्फ्लेशन बढ़ गया ज़्यादा. रिस्क इज द इरोशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होगा सर? रॉ मटेरियल कॉस्ट सारा बढ़ जाएगा. ठीक है. तो इस ये एज अ होल पूरा इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा. दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर रिस्क. ठीक है. अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या हो गया सर? आपने ए और बी, कंपनी ए कंपनी बी, दो कंपनी पे का शेयर बाई किया था. कंपनी ए में हड़ताल हो गया, स्ट्राइक हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, प्रोडक्शन रुक गया. हु विल, मतलब कि विच कंपनी विल अफेक्टेड? कंपनी ए और कंपनी बी. कंपनी ए, इट इज़ ए सेक्टर स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क. अंडरस्टूड? तो दिस कैन बी एलिमिनेटेड. आंसर इज यस, दिस कैन बी. आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंक से तो भाई कंपनी ए कंपनी बी कंपनी से कोई भी लोन लेने जाएगा तो उसको बढ़ा हुआ इंटरेस्ट पे मिलेगा ना. लेकिन अगर आपका स्ट्राइक कंपनी ए में हो गया है तो आपको ऐसा फील हो रहा है स्ट्राइक हो सकता, स्ट्राइक लंबा चलेगा या कुछ, या फिर कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इसका फ्यूचर ग्रोथ क्वेश्चनेबल है, तो आप क्या करेंगे? कंपनी ए का शेयर बेच देंगे, बेच के किसी और कंपनी का लेंगे. आपके जब आपने कंपनी ए का शेयर लिया था, ए बी सी डी 3-4 कंपनी का शेयर लिया था, कंपनी ए में स्ट्राइक हो गया, आप रिस्क से अफेक्टेड है. आंसर इज यस. कंपनी ए का शेयर प्राइस गिर जाएगा, आपका पोर्टफोलियो गिर जाएगा, रिटर्न गिर जाएगा. तो आप क्या कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं? कंपनी ए का बेच के कंपनी ई ले लेंगे, हेज हो गए. ठीक है. तो क्या 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 है? अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी कंट्रोलेबल, कंट्रोल कर सकते हैं सर, क्योंकि वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है. ठीक है. जिस कंपनी में दिक्कत है उस कंपनी को बेचो, और जिस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है उसको खरीद लो, सीधा बात. लेकिन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो हर कंपनी का इंटरेस्ट सेम ही लगेगा, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बियर करना पड़ेगा. किसको बियर करना? हर किसी को बियर करना पड़ेगा, आपका इकोनॉमी ही गिरेगा. ठीक है. बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या होता है सर? आपका कंपनी था और आपका कंपटीटर बढ़ गया, तो आपने जिस कंपनी का शेयर बाई किया था उसका कंपटीटर बढ़ गया, तो इससे आप भी अफेक्टेड है. ठीक है. इट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क, कंपनी में लेवरेज हो गया, कंपनी ने ज़्यादा लोन लेके रखा है. आप क्या लिए हैं? शेयर्स. आप क्या लिए हैं? शेयर्स. शेयर्स लिए तो इंटरेस्ट पहले पेमेंट होगा या फिर डिविडेंड पहले पेमेंट होगा? आपने शेयर लिया है, आपने इक्विटी शेयर लिया है, आपने इक्विटी, अभी इक्विटी शेयर का बात हो रहा है ना. इक्विटी शेयर विल गेट क्या? डिविडेंड. बताया था ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड और डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर मतलब क्या? लोन, लोन प्रोवाइडर विल गेट क्या? इंटरेस्ट. कंपनी ज़्यादा लोन लेगी, किसको डर लगेगा? इक्विटी वाले को कि लोन वाले को? इक्विटी वाले को ना, क्योंकि वो तो बाद में खड़ी है ना, सबसे याद है, सबसे लास्ट में खड़ी है. अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ आता है? एकदम नीचे. ऊपर में क्या? इंटरेस्ट को पैसा मिल जाता है. किसको डर लगेगा? इक्विटी शेयर होल्डर वाले को. तो कंपनी लोन पे लोन ली जा रही है, लोन पे लोन लिए जा रही है, तो आपको क्या डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. इट इज कॉल्ड अ रिस्क टू यू एज अ इन्वेस्टर. इट इज कॉल्ड. तो आप क्या कर सकते हैं सर? आपको ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है तो आप यू कैन सेल ऑफ द कंपनी शेयर, है कि नहीं? कंट्रोलेबल है. डिफॉल्ट रिस्क, कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है आपको, आपको लग रहा है कि भाई आपने कंपनी का
डिबेंचर बाय किया था या कंपनी को लोन दिया था या डिविडेंड नहीं दे पा रही है, तो क्या करेंगे? स्विच. These all are called what? Company specific risk, which can be controllable or uncontrollable. Answer is controllable. These all are called economy risks, market risk. These are controllable or not non-controllable? Non-controllable. ठीक है सर, मार्केट गिरेगा तो आप कितने भी शेयर में लगा दो, आपका शेयर तो गिरेगा ही. यू कैन नॉट हेज योर सेल्फ. कंपनी आपको अगर कंपनी सेक्टर स्पेसिफिक कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन स्विच योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिस्की सेक्टर टू लेस रिस्की सेक्टर. अंडरस्टूड सर? CAPM है. CAPM इज अ मॉडल, प्राइसिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल. सर CAPM क्या है सर? हमारा एसेट्स है. एसेट्स मतलब फाइनेंस में एसेट्स बिल्डिंग को नहीं बोलते. फाइनेंस में एसेट्स आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए एसेट्स कौन है? शेयर्स या बिल्डिंग? शेयर्स. कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है. दिख रहा है ना आपको? कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है. कंपनी अपना शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ डालती है? लायबिलिटी में. लेकिन आप जो इन्वेस्ट करता है उसके लिए तो एसेट्स है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? फाइनेंशियल एसेट्स. तो वो फाइनेंशियल एसेट्स को वैल्यू करने का एक मेथड है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल. इसके पर ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग रिविजिट करेंगे कब? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. ठीक है, बस ये बता देता हूँ कि इक्विटी को वैल्यू करने का एक मॉडल है. क्या मॉडल है? कि इक्विटी मतलब कि इक्विटी को वैल्यू करने का एक मॉडल है जिसका नाम है, फॉर्मूला है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. ठीक है, इसको क्या बोलता है? सोचो. FD इज अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट. मान रहे कि नहीं? बैंक SBI में गए, SBI में FD करा लिए. डर है क्या पैसा डूबने का? नहीं है डर, क्योंकि FD जब कराएंगे तो उस FD सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा यू विल गेट इतना रुपया आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर. याद है? पता है आपको? आपने देखा है क्या कभी? आपने अगर 1 लाख रुपया है आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको लिखा रहेगा वो प्रिंसिपल रेट लिखा रहेगा. रेट कितना? 7%. तो आपको पता रहेगा कि 1 साल बाद कितना मिलेगा? 1,07,000. आपको पता रहेगा. क्यों? कौन कमिटमेंट दे के रखा है? आंसर इज बैंक वाला. नो डिफॉल्ट रिस्क. डर नहीं है कि सर बैंक डूब जाएगा तो भी बहुत डूबने का तो एक्सट्रीम केस है, छोड़ दो. सर कुछ भी हो जाएगा बैंक तो 1,07,000 रुपया देगी हमको. आपने शेयर लिया है कंपनी का, क्या कंपनी लिख के देती है क्या 100 का शेयर लिया है तो 150 मिलेगा ही? नहीं लिख के देती, बिकॉज इट हैव सम क्या? रिस्क. ठीक है, तो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट? FD है 7%. FD का रेट है 7%. ठीक है, विथ क्या? रिस्क और विथ नो रिस्क? विथ नो रिस्क. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन X लिमिटेड, what will you expect? More than 7% or 7%? What will you expect? More than 7% or 7%? More than 7% ना? Why? Because of you are bearing what? Risk. You are bearing risk. क्या पता सर मेरा एक्सपेक्टेशन है 15%. मन से बता रहा हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन है 15%. क्यों? क्योंकि सर हमको क्या पता डूब जाएगा. मैं तो रिस्क लेके बैठा हूँ ना. 1 साल बाद आप बोलेंगे आप मुझे गारंटी की लेके दो कि मुझे 10% मिलेगा तो मैं नहीं डालूंगा. आप तो गारंटी नहीं दे रहे हैं तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो मैं ज़्यादा होगा ना. दिस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इज ड्यू टू डिफॉल्ट रिस्क वी आर बियरिंग. तो अब ये वाला 15% कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रही है या इन्वेस्टर बोल रहा है? इन्वेस्टर. भाई इन्वेस्टर तो कुछ भी बोल सकता है. अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग परसेप्शन है.
तुम ज़्यादा डरती हो 15% डाल दी, कोई तुमसे ज़्यादा डरता है 20% डालेगा, कोई कम डरता है 12% डालेगा। ऐसे तो कभी वैल्यूएशन ही नहीं होगा, है कि नहीं? ऐसे तो कंपनी बोलेगी भाई इक्विटी शेयर होल्डर को चाहिए कितना, इससे पूछता हूँ तो वो 12 बोलता है, उससे पूछता हूँ तो 15 बोलता है, उससे पूछता हूँ 20 बोलता है, कोई 12.5 बोलता है। तो उसको वैल्यू करने के लिए ना ये मॉडल बनाया गया, CAPM मॉडल। अंडरस्टूड? उसमें क्या बोला है कि इसको बोलते हैं क्या, FD का रिटर्न, इसको फाइनेंस में क्या बोलते हैं, RF। इसको फाइनेंस में क्या बोलते हैं, RF। क्या? रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न, क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? रिस्क फ्री रिटर्न, RF। और एक टर्म होता है RM। RM मतलब मार्केट का रिटर्न। मार्केट का रिटर्न मतलब सर आपने निफ्टी में पैसा लगा दिया, निफ्टी याद है ना, निफ्टी सेंसेक्स में पैसा लगा दिया, वो क्या है सर, किस कंपनी का शेयर में लगाया? सर कंपनी का शेयर में नहीं लगाया, मार्केट में लगाया। निफ्टी इज अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 कंपनी शेयर। निफ्टी इज अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 कंपनी से। आपने निफ्टी में पैसा लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने 50 कंपनी में पैसा लगाया है। सर कौन सा 50 कंपनी में शेयर लगा, वो जो डिपेंड करता है निफ्टी किसको अपने अंडर लेके रखा है। तो सर किसको अपने अंडर लेके रखता है? सर उसको अपने अंडर लेके रखता है जिसका मार्केट कैप क्या है, सबसे हाई। अंडरस्टूड? जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है, बहुत हाई है, ठीक है, उसको अलग डिफरेंट सेक्टर को अपना, जिसका मार्केट कैप हाई रहता है उसको अपने अंदर लेके रखता है। तो आपने यहाँ 50 कंपनी में पैसा लगाया, इसका मतलब क्या हुआ सर, 50 कंपनी में पैसा लगाया तो हर कंपनी तो डूबेगी नहीं, ठीक है, कुछ कंपनी डूबेगी तो कुछ कंपनी उठेगी, ठीक है। तो ये मार्केट तो रिटर्न देगा, किसी को कुछ नहीं आता सर, फाइनेंस आता ही नहीं है, शेयर कब कौन सा शेयर प्राइस क्या उठेगा नहीं उठेगा, आंख बंद करके निफ्टी में लगा दो। अगर गिरेगा तो इकोनॉमी गिरेगा तो सबका गिरेगा, निफ्टी भी गिरेगा। तो कोई ये नहीं बोल सकता सर देखो ना मार्केट गिरा है फिर भी मैं पैसा कमा के निकल गया, नहीं होगा, क्योंकि गिरेगा अगर कौन सा रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क आएगा तो निफ्टी भी गिर जाएगा, ठीक है। तो वो सोचो कितना देती है, वो 10% देती है, ज़्यादा देगी ना, क्यों ज़्यादा देगी सर, याद ये भी रिस्क फ्री नहीं है। मैंने क्या बोला, गिरेगी तो ये भी गिर सकती है, लेकिन ये तो रिस्क फ्री है ना, बैंक तो देगी ना 7% पक्का। तो बोलता है कि सर आप ये इक्विटी शेयर होल्डर का कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कम से कम तो उसको 7% मिलना चाहिए। आपने बताया था ना 15%, तो इसमें 15% में तो 7 भी इंक्लूड है ना, 7% मिलना चाहिए। और कम से कम वो बंदा मार्केट में लगा देगा तो उसको प्रीमियम तो मिलना चाहिए ना। उसका प्रीमियम कितना है, 3, दिख रहा है आपको, 3। और आपका कंपनी एक्स लिमिटेड का बीटा क्या है, बताओ बीटा क्या है, बीटा समझ में आ रहा है ना, बीटा मतलब कि अगर मार्केट चेंज होगा तो वो कितना परसेंट चेंज होगा। तो सर मेरा बीटा है 1.5, मेरा बीटा है 1.5 बीटा, इसका मतलब क्या, मार्केट अगर 3% से चेंज होगा तो एक्स का शेयर कितना परसेंट से चेंज होगा, 3 इंटू 1.5, 4.5% से। आ रहा है समझ में? तो हाई सेंसिटिव स्टॉक है कि लो सेंसिटिव स्टॉक है? आंसर इज हाई सेंसिटिव स्टॉक है। सर कैसे पता चलेगा हाई सेंसिटिव स्टॉक है या लो? तो मार्केट को देखो ना, अगर इसका बीटा 1 होता, इसका बीटा 1 होता तो अगर मार्केट 1%, मार्केट अगर 5% से ऊपर जाता तो ये एक्स लिमिटेड कितना परसेंट से ऊपर जाता, 5% भाई। बीटा डाल दो ना, बीटा 1, 5। अगर ये मार्केट, ये अगर एक्स लिमिटेड अगर 5% से ऊपर जाता तो इसका बीटा अगर 1 है, ठीक है, सॉरी
ये मार्केट है, ये मार्केट अगर x% से ऊपर जाता, इसका बीटा अगर 1 है, एक्स लिमिटेड का बीटा अगर 1 है, तो ये भी 5% से ऊपर जाता। तो वो सर मार्केट का ही है पूरा, मार्केट का बीटा मतलब वो मार्केट ही है। तो सर ये मार्केट तो नहीं हो सकता, ठीक है। बीटा 1 से कम या 1 से ज़्यादा होगा। सोचो ये अगर 5% से 1.5% अगर बीटा रहता एक्स का, तो ये 1% से 5% से मार्केट चढ़ता तो कितना परसेंट से चढ़ता? 7.5, देख लो, ठीक है। अगर बीटा इसका 0.9 है, तो ये अगर 10% से उठता तो ये कितना परसेंट से होता? 9%, ठीक है। बीटा समझ में आ रहा है? तो सर आपका रिस्क प्रीमियम कितना था? 3, तो आपका बीटा कितना है? 1.5, तो यहाँ भी 1.5, तो 7 + 4.5, 11.5%। तो सर इक्विटी शेयर को ऑन एन एवरेज कितना चाहिए? कम से कम 11.5%। कोई 15 बोल रहा है तो ज़्यादा फट्टू है, लेकिन नॉर्मल मार्केट का सिनेरियो को देख के कम से कम तो 11.5% चाहिए। तो सर क्या किए हम? सर RF 7, RM मतलब 10 - 7 × 1.5, देख लो। हैवी हो रहा है क्या? हैवी हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर? बीटा क्लियर है ना? या मैं फिर भी आऊँगा जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कराऊंगा ना, तो फिर से आऊँगा इस पे, बीटा पे, ठीक है। देखो हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न, SD, वेरिएंस and coefficient of variance. Return, SD, variance and coefficient of variance. Return, SD, variance and coefficient of variance. देखिए इससे कोई बड़ा सम्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बड़ा सम्स इससे MCQ ही आएगा। तो मैं जानबूझ के लंबा टान नहीं सकता सर, रिटर्न पे इतना सवाल कर लो और वेरिएंस पे इतना सवाल कर लो, ठीक है। तो जो है एक ही बार करेंगे, छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहले देखना है सर, मेरा स्टॉक था 100, हो गया 115, ये T0 में था, ये T1 में है। सर रिटर्न क्या है? 15%। सर फॉर्मूला, झूठ मूठ का फॉर्मूला बताऊं? फॉर्मूला है 115 डिवाइडेड बाई 100, कितना का है? 1 का गैप -1, देख लो। वाह मज़ा आ गया फॉर्मूला डाल के, यही तो था, अरे यही तो था। तो दिख के लग रहा था 15% है, ठीक है, लेकिन जब इतना इजी नंबर नहीं रहेगा तो यही काम आएगा, है कि नहीं? तो ये 15% है। तो एक स्टॉक था 100 और वो क्या हो गया? 115 हो गया एक साल बाद, तो मुझे पता चला 15% है। सर स्टॉक तो बीच में डिविडेंड भी देती है ना अपने शेयर होल्डर को, स्टॉक्स तो बीच में डिविडेंड भी देती है। सबको डिविडेंड अगर नहीं समझ में आ रहा है सर डिविडेंड किसको बोलते हैं, तो मेरा क्लास है डिविडेंड पॉलिसी का, ठीक है। यूट्यूब में आप लोग आए नहीं थे तो देख लेना, मैंने उस टाइम बताया था डिविडेंड क्या बोलते हैं। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, ठीक है। तो कंपनी को डिविडेंड भी देती है। तो सर ये 100 था, यहाँ पे 5 का डिविडेंड दिया और यहाँ पे 115 हो गया, हो सकता है ना? 100 था, शेयर का दाम 100 था, 5 ड्यूरिंग द ईयर मुझे 5 रुपये का डिविडेंड मिला और एंड ऑफ द ईयर में मेरा 115 हो गया क्या शेयर का दाम। तो सर रिटर्न क्या है मेरा? कितना मिला मुझे, पैसा कितना मिला? आज मैं शेयर बेच दूंगा, आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, मतलब कि लास्ट में शेयर बेच दूंगा तो मुझे कितना मिला है टोटल पैसा एक्स्ट्रा?
मैंने कितना इन्वेस्ट किया था पैसा 100, मुझे कितना मिल गया है बेचने के बाद 150 नहीं मिला है, 120 मिला है, देख लो। बीच में तो डिविडेंड नहीं मिला ना, उसको भूल जा रही है। हाँ वो नहीं है, ठीक है, डिविडेंड मिला है तो मुझे कमाई कितना हुआ है, आंसर इज 120। तो मेरा रिटर्न कितना है, 20% कमा के आया। तो सर झूठ मूठ का फॉर्मूला है, झूठ मूठ का फॉर्मूला है, डिविडेंड यील्ड, सॉरी, रिटर्न इज इक्वल्स टू पी एन माइनस P0 प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। देख लो क्या ये झूठ मूठ का है कि नहीं है, बताओ। हाँ झूठ मूठ का है कि नहीं, आपने 20% बोल दिया था, याद रखना। मैं देखो क्या करूँगा यहाँ पर, रिटर्न मैं बोलूँगा, रिटर्न क्या है, 115 माइनस 100 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना आ रहा है, 20% आ रहा है क्या, आ रहा है समझ में। 20% है तो सर ये फॉर्मूला ही नहीं है सर, ये तो अगर किसी कोई कॉमन सेंस लगा रहा है तो क्या। सर मैंने आज क्या दिया था, मैंने आज क्या दिया, 100 दिया, एक साल बाद मुझे कितना मिला, ऑन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन मुझे कितना मिला, 15, ऑन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कितना मिला, 5, टोटल कितना मिला 100, मतलब कि टोटल कितना मिला 20, और लगाया कितना था, किस पे कितने रुपये पे मिला, 20, आंसर इज 100 पे मिला, तो मेरा 20%। अंडरस्टूड। रिटर्न देखेंगे पहला, रिटर्न कितना होगा सर, इसका रिटर्न निकाल सकते हैं क्या, ओपन बिगिनिंग प्राइस और एंडिंग प्राइस दो चाहिए ना, बिगिनिंग प्राइस एंडिंग प्राइस, इसके लिए तो बिगिनिंग प्राइस है ही नहीं तो इसका रिटर्न नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके लिए ये दिख रहा है आपको, इसके लिए ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 450, सबको दिख रहा है कि हाँ ठीक है 450 आ रहा है, फिर किस पे 450, 400 पे, निकालो कितना परसेंट आ रहा है, निकालिए, क्या आ रहा है, आप कर रहे होंगे 430 माइनस 400 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 400, 12.5% दिख रहा है आपको, फिर आ रहा है ना, बताइए जल्दी, 10 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 430, 6.98%, फिर दिख रहा है 40 से 70, 70 डिवाइडेड बाई 440, 15.91% दिख रहा है, देन ये वाला 6.25%, ठीक है। इसको लिखिए, एग्जाम क्वेश्चन 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1 लिखेंगे, इसको ईयर्स टेबल बनाएंगे, ईयर्स
2019, 20, 21, 22, 23 टेबल बनाइए। हो गया। रिटर्न बगल में डिविडेंड पर शेयर, उसके बाद रिटर्न, डिविडेंड पर शेयर, उसके बाद रिटर्न। फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये वाला लिख लो, ठीक है। हो गया रिटर्न तक। क्वेश्चन क्या बोला था, इसको मैं हटा दूँ, हट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। आपने जहाँ रिटर्न लिखा है, रिटर्न के बगल में ये लिख दीजिए ऊपर में, P0 PN माइनस P0 प्लस D बाई P0 इंटू 100। आप ऐसे वो कर देना, ऐसे बना देना ऊपर में, तो आपको रिवाइज करते वक्त याद आए कि कौन सा फिगर लिया हुआ था। एक दो बार दिखा देना इसको। 430 माइनस 400 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 400। एक दिखा देने से आपको पता चलेगा कि हाँ क्या कर रहा है, ठीक है। नीचे देखिए नंबर ए, नीचे नंबर ए, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू, expected return is equals to expected return x bar is equals to x1 plus x2 plus x3 dot 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 xn dot 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 xn whole divided by n, x1 plus x2 plus x3 dot 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 xn divided by n। क्या आ रहा था बताओ, टोटल डिवाइडेड बाय कितना आ रहा था, 4 था ना, 5, 4 होगा ना, 4। बताइए क्या आ रहा है, क्या क्या रिटर्न था, 12.50 प्लस 6.98, ठीक है, डॉट 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 प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 4। आप लोग पूरा लिख लेना, आप लोग पूरा लिखना। अरे नेक्स्ट नंबर बी, नंबर बी एस डी, नंबर बी एस डी, एस डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर सिग्मा बाई एन का रूट।
ठीक है, लिखा आपने? यहाँ पे x आ गया था आपका, x क्या क्या था? 12.5, 6.98, 15.91, 125, फिर होगा x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। होल एक्स मीन आपको पता ही है, एक्स मीन क्या था? अभी एक्स मीन निकाला ना, 10.41, एक्स मीन ये था। ये बताइए, तो आप इंटू कर रहे हैं ना, आप तो स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर माइनस में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, फिर ये आएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं ये, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ये आपको एक एक करके करना पड़ेगा, एक एक करके करना पड़ेगा। ये आएगा आपका x मतलब कि 12.5 माइनस 10.41 जो आएगा इसका स्क्वायर, फिर ये आएगा 6.98 माइनस 10.41 का स्क्वायर, फिर ये सेम उसका स्क्वायर है। नीचे n है, n 4 है, ठीक है। आप इसका टोटल बताना, 688, 63 आप टोटल लिख लो नीचे, खाली नीचे टोटल लिख लो, घर पे बना लेना, ठीक है। देयर फॉर एस डी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन, तो ये हो जाएगा 63.68 का 4, ये डिवाइड करके कितना आ रहा है रूट मार के? 3.990, ठीक है। नंबर सी वेरिएंस, नंबर सी वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एच डी स्क्वायर, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एच डी स्क्वायर, देयरफॉर 3.990 का होल स्क्वायर, 3.990 का होल स्क्वायर, क्या आ रहा है?
3.990 का होल स्क्वायर वेरिएंस 3.990 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है 15.92 ठीक है। फिर नंबर डी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी बाई मीन इंटू 100। एस डी क्या है 3.99 डिवाइडेड बाई 10.41 इंटू 100। हाँ एस बार ही मीन है मैंने लिखा था ना रिटर्न हाँ मीन है वो इस बार बगल में लिख लेना मीन। ये मीन है ये रिटर्न है क्या आ रहा है 38.32%। अंडरस्टूड। देखिए ये वाला आप लोग घर पे हो जाएगा ना ठीक है सेम प्रैक्टिस हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। underline next arithmetic mean is equals to x1 plus x2 plus x3 dot 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 xn by n। ये am है gm इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई 1 बाई n। ठीक है ये MCQ में आता है ठीक है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। एग्जाम्पल continuing the above example continuing the question number 1 continuing the question number 1 find the am and gm of रिटर्न क्या क्या था आपका क्या क्या रिटर्न आ रहा था am gm of 12.5 comma 12.5 comma 6.98 comma 16 है वो 15.91 comma 6.25। am इज इक्वल्स टू am ही आप लोगों ने निकाला था 10 पॉइंट क्या कुछ आएगा। am इज इक्वल्स टू क्या क्या था हाँ सेम है am इज ये am मतलब मीन जो निकाला था वो एक अरिथमेटिक मीन ही निकाला था मैंने ठीक है। am इज इक्वल्स टू 12.5 प्लस 6.98 प्लस 15.91
प्लस 6.25 होल डिवाइडेड बाई 4, 10.41%, यही है ना। GM इज इक्वल्स टू GM is equals to 1.125 into 1.0698 into 1.1591 into 1.0625 whole divided by 1/4। देख लो फैक्टर दिख रहा है आपको। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? फैक्टर बनाया सबका, ठीक है। देखिए कैलकुलेटर उठाइए। 1.125 इंटू 1.0698 इंटू 1.1591 इंटू 1.0625 क्या रहा है? 1.4819 पावर में 1/4। क्या डर्टी पावर है क्या ये? सर एक चीज़ है, देखो 1/2 रहता तो हम क्या करते हैं, डर्टी पावर रहता है क्या ये? तो ये 1/4 है, 2 बार रूट मार दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। रूट 1.1034 इज इक्वल्स टू 10.34%। देखा, हर चीज़ डर्टी पावर नहीं है। 1/2, 1/4, 1/8 अच्छा है, ठीक है। नोट हाँ हाँ, नहीं बिना फैक्टर का नहीं आएगा, फैक्टर बनाना पड़ेगा। ये फैक्टर बनाया मैंने, ये मैंने फैक्टर बनाया है सबका। 12.5% है, 12.5% का फैक्टर क्या रहेगा? 1.125 ना। नहीं आ रहा समझ में? इसका फैक्टर क्या रहेगा? 1.125। 10% को क्या लिखते हैं? 0.10 ना। तो अगर यहाँ पर 10% होता तो उसको क्या लिखते हैं? 1.10। आ रहा समझ में? ये वाला क्या है? 1.0698 दिख रहा है ना। फैक्टर बनाना सीखना पड़ेगा। 7 का फैक्टर क्या होगा? 7 का फैक्टर क्या आएगा? क्या बोलिए? अरे शर्माओ मत, बोलो। 0.07, ठीक है, लेकिन 1 ऐड करना पड़ेगा उसमें, तो 1. हाँ हाँ, 1.07। 9 का फैक्टर क्या होगा? 1.09। 11.36 का फैक्टर क्या होगा?
बोलो। 1 फिक्स, ठीक है, मतलब कि 5% इसका फैक्टर क्या होगा? 1.05। 3% का फैक्टर 1.0। 8% लॉस का फैक्टर 8% लॉस का फैक्टर 0.92। शर्मा मत, लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। 8% लॉस का मतलब 0.92, ठीक है। लिखे सम्स। फाइंड 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 the AM and GM of the following return. Find AM and GM of the following return. Find AM and GM of the following return. 5%, 3.9%, minus 8.8% और 11%, ठीक है। AM is equals to 5 plus 3.9 plus 5 plus 3.9 minus 8.8 plus 11 whole divided by क्या? 4। आ रहा समझ में? बताइए क्या आ रहा है आंसर? हाँ क्या? 2.775। नेक्स्ट GM इज इक्वल्स टू क्या लिखूँ? 1.05, ठीक है, इंटू 1.039 इंटू इंटू 1 माइनस 0.088 ये होगा ना, इंटू 0.912। ये लॉस और यहाँ समझ में आया ना? लॉस वाले क्या सर, अगर 1 पॉइंट अगर प्लस होता है 8.8 तो आपको मज़ा आता बोलने में। अगर नेगेटिव आया तो वही वो तो लेस हो जाएगा ना 1 से, तो क्या होगा? 0.912। आप तो प्लस माइनस कर रहे हैं ना 1 से। नहीं आ रहा है? आ रहा है? इंटू 1.11 सॉरी होल डिवाइडेड बाई 1/4। आ रहा है? नहीं आ रहा है? डिवाइडेड बाई 1/4, पावर में 1/4। ये समझ में आया क्या लॉस वाला? 1 माइनस मैंने क्या किया, 0.88 था तो उसको क्या किया, 1 माइनस 0.88 कर दिया ना। वन माइनस 0.088 कितना आ रहा है? 0.912 ही तो आ रहा है। नहीं आ रहा है आपका? आप तो प्लस कर रहे थे ना, अब लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा ना 1 से। क्या आ रहा है आंसर? क्या? 1.0228। 1.0228 मतलब 2.28%।
अरे लिखे नोट नीचे नोट AM नोट नंबर 1 AM will always greater than equal to GM. The value of AM will be greater than equal to GM always. ठीक है. Number 2, AM is used to find the return for a single period. AM is used to find the return for a single period. Number 3, GM is used to find the return for multiple period. GM is used to find the return for multiple period. Okay. देखो 3 number. Which of the following return calculation method is best for evaluating the annualized return of buy and hold strategy? Buy and hold strategy मतलब क्या हुआ? अभी बेच के सिंगल पीरियड में अभी खरीद के सिंगल पीरियड में बेच देना है या फिर अभी खरीद के होल्ड करना है लंबा पीरियड तक? होल्ड करना है ना. इसका मतलब क्या है? सिंगल पीरियड या मल्टीपल पीरियड? मल्टीपल पीरियड. ऑफ एन इन्वेस्टर who has an annual deposit for the account for each years? आंसर इज GM. ठीक है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. फिर सेम है क्या? An investor with buy and hold strategy who makes a quarterly deposit to an account should most appropriately evaluate portfolio performance using portfolios क्या? An investor with buy and hold strategy who makes quarterly deposit क्या करता है? quarterly मतलब क्या? multiple period into a account should most appropriately evaluate portfolio using क्या? GM या HM या AM? आंसर इज GM. क्लियर है? Assets manager portfolio had the following annual rates. The manager states the return for the period is क्या? 5.34 negative. The manager has reported क्या? ये तीनों का रिटर्न निकाला है मैनेजर कितना? 5.34 नेगेटिव. तो पूछा क्या रिटर्न निकाला है? AM, GM या HM? आपको निकालना पड़ेगा ना सर. देखो 1.06 इंटू 37 को क्या लिखूं? -37% को क्या लिखूं? 0.63 क्या? इंटू 1.07 सॉरी 1.27 का होल पावर में 1/3 क्या आ रहा है? निकालिए ब्रेटी पावर. तो -1 करना पड़ेगा ना. हाँ, इसके
पहले भी तो किया था ना हम लोगों ने, इसके पहले वाले सेंस में किए थे ना -1, तो -1 करके क्या आ रहा है माइनस, हाँ आपका कितना आ रहा है 0.94, ये करने के बाद ना, ये इंटू इक्वल टू करने के बाद, हाँ यही आ रहा है 0.96, ये 9. इसका वैल्यू आ गया ना 0.9, लास्ट में क्या करते हैं -1 ना, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.946 इज इक्वल टू 0.0534 इज इक्वल टू 5.34% क्या नेगेटिव। अरे ये रहा, देखो इसको छोड़ो। अच्छा यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करना, आज ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन था? बताना। 10. A man wants to buy flat worth rupees 50 lakhs after 5 years. How much he needs to save? पहला बताओ तो ये वाला 50 lakhs का ये फ्यूचर वैल्यू है, 50 lakhs फ्यूचर वैल्यू है। हाउ मच ही नीड्स टू सेव फ्रॉम हिज सैलरी पर ईयर, मतलब क्या एन्युटी का सम्स है, पर ईयर मतलब क्या, वो हर साल उसका वो अपना सेविंग्स करेगा, सेविंग्स सेम अमाउंट करेगा, डिफरेंट अमाउंट, सेम अमाउंट ना, एंड इन्वेस्ट टू द रिकरिंग डिपॉजिट एज इंस्टॉलमेंट, देख लो इंस्टॉलमेंट का सम्स है, पहले बोल भी दिया। ठीक है, इफ इट फेच इंटरेस्ट एट 8% per annum compounded annually, consider the two situation, if man deposit installment at the end or at the beginning। तो यहाँ पर एंड का फॉर्मूला लगेगा, क्या एंड का फॉर्मूला, एफ वी बाई ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस आर का पावर में एन बाई 1 आई का पावर में आई, यही लगेगा ना। एफ वी बाई ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस, नहीं क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस आई का पावर में एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये फॉर्मूला था ना। एफ वी क्या है, एफ वी तो खोजना है, नहीं एफ वी दिया हुआ है, सॉरी एफ वी दिया हुआ है, एफ वी क्या है 50 lakhs बाई ए, माइनस इसका आंसर करने से नहीं आ रहा है क्या, क्या बात कर रही है। हाँ लिखवाया था ना, एंड और बिगनिंग का अलग अलग फार्मूला है, मैं चेक कर लेता हूँ। 50 lakhs एफ बी 5 n 8 आई बाई सी पी टी, ये आ जाएगा आंसर, आ जाएगा सही आंसर। एन का ये लिखा है ना, एंड का है, मैंने 2 फॉर्मूला लिखाया था ना, बिग 2 फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एक तो है ये पहला बात तो एन्युटी का सम्स है, एन्युटी में दो था, एक है फ्यूचर वैल्यू, मतलब एक है बिगनिंग और एक है एंड। बिगनिंग का फॉर्मूला था
एंड का फॉर्मूला लिखते हैं, एफ बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1, क्या था ये, 1 प्लस आई का पावर में n माइनस 1 बाई आई, अंडरस्टूड। और ये क्या था, एफ बी बाई ए, स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखवाया था इसका, एफ बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई का पावर में n माइनस 1 बाई आई इंटू 1 प्लस आई। लिख लीजिए लिख लीजिए, मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखवाया था। फ्यूचर वैल्यू का भी 2 फार्मूला लिखाया था और प्रेजेंट वैल्यू का भी 2 फार्मूला लिखाया था, एक बिगनिंग का एक एंड का। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा ये वाला, और कौन सा है 13 वाला बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में।